everybody and welcome back to my channel. Today I am continuing with the same topic, that is money. अब पिछले भी वीडियो में हम लोगों ने मनी से ही रिलेटेड टॉपिक को कवर अप किया था. इट इज़ अ इंटरलिंक्ड वीडियो. अगर उससे रिलेटेड टॉपिक जो मैंने पिछले वीडियो में कवर अप किए थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है. उस पर्टिकुलर वीडियो में इंट्रोडक्शन टू मनी लिया था हम लोगों ने, बार्टर सिस्टम एंड इट्स डिफ़िकल्टी वाला पॉइंट कवर अप किया था, एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो उस वीडियो में कवर हुआ था. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे. एक तो जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वन इज़ क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैं लूँगा यहाँ पे आपके साथ, दैट इज़ रिलेटेड विद फंक्शंस ऑफ मनी. सो लेट अस सी व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी. पहला जो पॉइंट दिया है इज़ जनरली एक्सेप्टेबल. नाउ पैसा जो होता है वो जनरली एक्सेप्टेबल होता है. मतलब मुझे कुछ भी ख़रीदना हो, गुड्स हो, सर्विसेज हो, हर एक चीज़ ख़रीदने या बेचने में पैसा काम आता है, और पैसा एक्सेप्ट करने के लिए कोई मना नहीं करता है. बार्टर सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी कि सामने वाले लोग जो है वो एक्सचेंज करने को रेडी होने चाहिए थे. हमने उसमें एक टॉपिक पढ़ा था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. दोनों लोगों को ज़रूरत होगी तो ही वो एक्सचेंज करेंगे, बट पैसों में वो प्रॉब्लम नहीं आता है. पैसों में इट इज़ रिगार्डेड एज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी कि एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरे पर्टिकुलर पर्सन से गुड्स या सर्विस एक्सचेंज कर सकता है और उसके बदले वो पैसा ले या दे सकता है. हेंस मनी इज़ एक्सचेंज फॉर ऑल ट्रांजैक्शन बाय ऑल पीपल, इसीलिए कहा जाता है इट इज़ अ जनरली एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट. सेकेंड, डिविजिबिलिटी. अब डिविजिबिलिटी लेने से पहले ये एक वर्ड ध्यान में रखना है हम लोग को, डिनोमिनेशन. पैसों की जब हम बात करें ना, तो डिनोमिनेशन का वर्ड दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है. अब होता क्या है डिनोमिनेशन? अब जैसे आज इतने सारे करेंसीज़ हैं हमारे पास, इतने सारे कॉइन्स हैं, हर कॉइन्स और करेंसीज़ की अलग अलग डिनोमिनेशंस होती है. जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5, वी हैव 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000. ये जो भी हमने अभी नंबर्स लिए मनी के, ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो सब डिनोमिनेशंस के हैं. एक्चुअली देखा जाए तो मनी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिनोमिनेशन, ताकि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन भी हमें करना है ना तो भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. 1-1 रुपए के भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और 2-2 हज़ार के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. पैसों को डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिनोमिनेशन में, जिससे छोटे से छोटे भी ट्रांजैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आए. दैट इज़ वाई अ गुड मनी हैज़ अ क्वालिटी ऑफ डिविजिबिलिटी, जो बार्टर सिस्टम में नहीं हुआ करती थी. बार्टर सिस्टम में खास करके जो अगर आप लोगों को याद होगा, उसमें वी हैड अ प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी वाला पॉइंट था, जिसमें लिविंग थिंग खास करके कैटल्स वगैरह होते हैं, उनको डिवाइड करना मुश्किल होता था, क्योंकि आप उसको काट नहीं सकते हो, लिविंग बीइंग को आप काट नहीं सकते. जो पैसों में प्रॉब्लम नहीं आता है बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशंस. थर्ड पॉइंट इज़ ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मीन्स लाइफ, लॉन्ग लाइफ. पैसों का जो लाइफ है वो कंपेरेटिवली लॉन्गर है, खास करके अगर वो मेटालिक कॉइन्स हो. तो मेटल्स के कॉइन्स है, वी आर ऑल अवेयर, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, इसका लाइफ तो बहुत ज़्यादा है. यू पीपल मे बी हैविंग मैनी ईयर्स ओल्ड का भी 5 रुपये का कॉइन तो आज भी मिल जाता है, नो डाउट. 10 रुपीज़ के कॉइन्स कंपेरेटिवली न्यू है, बट 5 रुपीज़ वगैरह के कॉइन तो काफ़ी पुराने भी हम लोग को मिल जाते हैं. तो दे आर हैविंग कंपेरेटिवली मोर लाइफ व्हेन यू compare with the paper currency. So the money is having durability. It is one of the quality of good money. Next, cognizability. अब क्या होता है cognizability? अब देखो, जब भी हम करेंसी हाथ में लेते हैं, एनी टाइम व्हेन वी टेक द करेंसी इन आवर हैंड, हमें क्लियरली डिफरेंस पता चल जाता है. अगर मैं 20 रुपये का नोट और 50 रुपये का नोट लूँ तो क्लियर डिफरेंस मुझे दिखता है कि दिस इज़ अ 20 रुपीज़ का नोट एंड दिस इज़ द 50 रुपीज़ का नोट. इंक मार्क अलग होगा दोनों में, साइज़ दोनों की अलग हो जाएगी. इवन मैं 100 रुपीज़ का नोट लूँ तो वो ये दोनों से अलग होगा. फिर तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जब ये करेंसी देखेगा तो उसको कोई तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होगा कि 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट में क्लियर डिफरेंस आइडेंटिफाई करने में उसको आसानी होगी. दैट इज़ वाई अ गुड मनी शुड बी कॉग्निजेबल. जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, जस्ट बाय लुकिंग एट द मनी, यू शुड बी easily
आइडेंटिफाइंग व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी। दूर से भी दिखा गया ना, मुझे किसी ने एक हल्का सा दूर से भी बताया ना, तो भी मैं कलर से ही आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये जो नोट है वो इस पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का है। सो दैट इज़ वाई कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मनी शुड बी कॉग्निजिबल। गवर्नमेंट ये बात का ध्यान रखती है। पोर्टेबिलिटी, अगेन क्वाइट सिंपल पॉइंट। बार्टर सिस्टम में सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में बहुत दिक्कत होती थी बिकॉज ऑफ द वेट। बट जब हम पैसों की बात करें तो मनी कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं उसको कहीं पे भी लेके जाऊँ। 2,000 के अगर 5 नोट भी मैं जेब में लेके जा रहा हूँ, 10,000 रुपये मेरी जेब में हो गए, तो किसी को अल्टीमेटली पता नहीं चलेगा कि आई एम कैरिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज इट इज़ क्वाइट पोर्टेबल। आई कैन कैरी इट वेर एवर आई गो, आई कैन टेक इट from one place to another without any inconvenience. So that is why currency notes are comparatively more portable when you compare with the metallic coin. दो difference याद रखें, metallic coins are more durable and currency notes are portable. राइट, करेंसी नोट मतलब 10 रुपीज़ हो गए, 20 है, 50 है, दीज आर ऑल करेंसी नोट्स विच कैन बी टेकन एनी वेयर इन मोर ईजियर मैनर व्हेन वी कंपेयर। होमोजेनिटी, अब वापस ये पॉइंट कवर अप करना है, समझना है ज़रा बराबर से इसको। सारे की सारी करेंसीज सेम डिनोमिनेशन की, ध्यान रखना मेरा वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, सेम डिनोमिनेशन का जो भी करेंसी है वो होमोजेनियस होना चाहिए, वो सब एक जैसे होने चाहिए। जैसे 100 रुपीज़ की मेरे पास अगर 50 नोट पड़ी है तो 50 की 50 नोट्स 100 रुपीज़ की सब एक जैसी होनी चाहिए, ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए, वरना वापस कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए सेम डिनोमिनेशन की सारी करेंसी सेम हो, ये बात ध्यान रखना है। इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ गुड मनी। स्टेबिलिटी, पैसों का जो वैल्यू है वो स्टेबल होना चाहिए। इन्फ्लेशन आता है, महंगाई, डिफ्लेशन, चीज़ें सस्ती हो जाती है, तो गवर्नमेंट मेजर्स लाती है कि महंगाई और सस्ताई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ताकि मनी का जो वैल्यू है वो मोर और लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल रहे। सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी। इट इज़ क्वाइट सिंपल, बट फिर भी कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखना, खास करके कॉग्निजिबल, स्टेबिलिटी एंड जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। The next topic that we are having is function of money. Now the chart that is there in front of you, we can see there are 3 main functions, right? Primary functions है, secondary function हो जाएगा, and third one is the contingent function. हर एक फंक्शन के अंडर भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि there are sub points given over here. So let us try and understand these points that is on functions of money. First function of money that we are having is primary function. इसके अंडर भी 2 पार्ट है, वन इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड वन मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी खरीदना हो, एनी कमोडिटी, उसको मुझे परचेज करना हो या मुझे उसको सेल करना हो, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उसको परचेज और सेल कर सकता हूँ। दैट इज़ वाई मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर पैसा नहीं होता तो मैं ये ट्रांजैक्शन कर नहीं पाता, ये ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाता। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो दिया है, मनी एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। डिफरेंस है दोनों पार्ट में, ज़रा समझ के लिए। मेजर ऑफ वैल्यू एग्जैक्टली क्या होता है? अब देखो, जब बार्टर सिस्टम था तो लीटर के सामने कितना केजी एक्सचेंज करना, ये वैल्यू मेजर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन पैसा जब से आया है, जब से पैसों का डेवलपमेंट हुआ है, मेजर ऑफ वैल्यू जो है वो हम टर्म्स ऑफ मनी में लेने लगे। लाइक इफ़ आई से 1 लीटर ऑफ मिल्क इज़ ₹50, तो 50 रुपीज़ का वैल्यूएशन मैंने 1 लीटर ऑफ मिल्क से किया। या अगर मैं कंपेयर करूँ 1 kg ऑफ पोटैटो इज़ ₹30, तो 30 रुपीज़ का जो वैल्यूएशन लिया वो मैंने पोटैटो के केजी वाले वैल्यूएशन में लिया, जो बार्टर सिस्टम में मुश्किल हो जा रहा था। वहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यूएशन निकालना पॉसिबल नहीं होता था, इसीलिए मनी एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। और दूसरा जो पार्ट है इसमें दिया है, इट एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। अब हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें रुपी, इन इंडिया वी आर हैविंग डॉलर, इन यूएसए, जापान में येन होता है, तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट होता है। हर कंट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट
अकाउंट इस यूनिट ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं। इंडिया में अगर मैं मेरे अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ, हिसाब किताब मेंटेन करता हूँ, तो वो INR में होगा, इंडियन नेशनल रुपीज़ में होगा। अमेरिका की कोई कंपनी है, अमेरिका का कोई बिजनेस है, वो वहाँ पे यूनिट ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो वो USD में डील करेगा, US डॉलर में वो अकाउंट को नोट करेगा। तो हर कंट्री अपने कंट्री में अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं वो यूनिट ऑफ अकाउंट में वैल्यू में मेजर करते हैं और उनका बुक्स ऑफ अकाउंट उसी तरीके से नोट किया जाता है। लेट अस सी द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। अब पहला जो पॉइंट है उसमें है दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स पेमेंट कैन बी मेड एट अ फ्यूचर डेट, मतलब ट्रांजैक्शन आज करेंगे हम लोग और उसका पेमेंट फ्यूचर में देगा वो पर्टिकुलर पर्सन। इट मीन्स उधार का जो ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पैसा आया उसके बाद ही पॉसिबल हुआ। बार्टर सिस्टम में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जो पैसों ने उसको कवर अप कर दिया। अब जैसे हम इंस्टॉलमेंट में कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी का जो पेमेंट है हम फ्यूचर डेट पे दे के रखते हैं उनको। तो 6-8 महीने का जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट ड्यूरेशन होता है, वी कीप ऑन पेइंग देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम लोन लेते हैं बैंक से और हर महीने लोन की भी EMI हम पे करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ तब पॉसिबल हुई जब पैसों का ट्रांजैक्शन आया। बार्टर सिस्टम में ये सब चीज़ें मुश्किल थी, रीपेमेंट करना थोड़ा मुश्किल था उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, बार्टर के कॉन्सेप्ट में। इसीलिए मनी आने से लेंडिंग एंड बोरोविंग जो है वो एकदम इजी हो चुका है। इसीलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन एकदम कॉमन सा ट्रांजैक्शन बन गया आज के एक मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में, बिकॉज मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। सेकेंड पॉइंट, मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन का सेकेंड पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि पैसों को हम स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करके रखना मतलब क्या? बैंक में हम सेविंग अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें हम सेविंग अकाउंट में वी कैन स्टोर दी मनी, हम FD कर सकते हैं उसको, और फ्यूचर में जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मेरी वांट अगर होगी, तो मैं वो पैसा कभी भी विड्रॉ करके रख सकता हूँ, बिकॉज द मनी इज़ स्टोर्ड इन दी बैंक। सो दैट इज़ वाई मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। उस टाइम पे गुड्स जब लेके आते थे, वेयर हाउस वगैरह की कमी थी, कोल्ड स्टोरेज नहीं था, तो स्टोर करना पॉसिबल था। खास करके अगर पेरिशेबल गुड्स होते थे तो ख़राब भी हो जाते थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज। बट मनी can be stored into bank and it can be withdrawn as and when required in order to store or in order to satisfy our want. Further, third point we are having is transfer of value. Transfer of value means पैसा जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम दे सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। खास करके जब मैं कोई असेट खरीदता हूँ, जैसे कोई बिल्डिंग खरीदा, प्लॉट खरीदा, मशीन्स वगैरह खरीदता हो, ऐसी चीज़ें जब हम खरीदते बेचते हैं तो हम पैसा देते हैं सामने वाले को। जैसे मैंने उसका पैसा उसको दिया, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर देगा। इफ़ आई वुड नीड टू परचेज अ हाउस, अगर मुझे घर खरीदना है, लेट अस से घर का वैल्यू 40 लाख है, तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को 40 लाख दूंगा और उसके सामने वो मुझे घर देगा। तो ये मैंने क्या किया? पैसा दे के वैल्यू ट्रांसफ़र की, एक असेट खरीद लिया। हेंस इट कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र एनी असेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, हेंस मनी एक्ट एज अ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। द नेक्स्ट concept that we are having is contingent function. This is the last of the function of money, in which the first point that we are having is measurement of national income. कंट्री की ओवरऑल टोटल इनकम को अगर मुझे मेजर करना है तो मनी होगा, तो ये चीज़ों को मैं मेजर कर पाऊँगा। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ध्यान में रखना है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कौन होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड हो गए, लेबर्स है, कैपिटल्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन ये फ्री में तो काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे तो कुछ ना कुछ इनकम तो हमें इनको देनी पड़ेगी। वी हैव टू पे समथिंग टू दीज पीपल, तो वो इनके लिए इनकम बन जाएगी। हम उनको क्या पे करते हैं? व्रिप। व्रिप मतलब क्या हो जाएगा? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट पे करते हैं, तो ये भी तो मनी में ही कैलकुलेट करते हैं ना। दीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज व्हाई मनी हेल्प्स इन ऑर्डर टू मेजर द नेशनल इनकम। सेकेंड पॉइंट, बेसिस ऑफ क्रेडिट। अब हम जानते हैं बैंक्स है, बैंक्स हमको उधार देता है, तो
ये बैंक उधार कैसे दे पाता है? जब पैसा लोगों ने बैंक में स्टोर किया होगा तो बैंक्स का कैपेसिटी लोन देने का बढ़ जाता है, लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ अ बैंक्स इंक्रीजेस। बट ये सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब मनी आया। मनी के पहले तो बैंक जैसा कोई सिस्टम ही नहीं था। तो वंस दिस सिस्टम ऑफ मनी वाज सेट अप, बैंक स्टार्टेड टू क्रिएट क्रेडिट। बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करने लगे और इकोनॉमी में लिक्विडिटी जनरेट हो गई, कैश फ्लो जो है वो इकोनॉमी में बढ़ गया, जो पहले पॉसिबिलिटी नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट, इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ। लिक्विडिटी मीन्स इट इज़ नथिंग बट इट इज़ कैश। कैश को मैं वेल्थ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ कैश पड़ा है, उसको मैं कोई भी असेट में कन्वर्ट करूँ। जैसे मेरे पास कुछ पैसे पड़े, उससे मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उससे मैंने कोई शेयर्स वगैरह खरीदे। अब ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे उसमें प्रॉपर्टी खरीदनी या मुझे शेयर खरीदना है। मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो भी वो मेरा असेट है, मैंने शेयर्स खरीदे तो भी वो मेरा असेट बनेगा। और जब मुझे लगेगा कि ये प्रॉपर्टी को मुझे बेच के रोकड़े में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो दोनों तरीके से ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। कैश कैन बी कन्वर्टेड इनटू असेट, असेट को बेच के मैं इसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसीलिए ये स्टेटमेंट में दिया है, इट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। एनी असेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी एंड मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी असेट एज एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट अराइजेज। हेंस इट इज गिवन, इट इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, कंट्री का टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को भी तो मैं मनी में कंपेयर कर सकता हूँ ना। इसको मैं आराम से एस्टिमेट कर सकता हूँ इन मॉनेटरी टर्म। लोगों का सेविंग्स कितना, कंट्री में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है गवर्नमेंट द्वारा, प्राइवेट सेक्टर द्वारा, इन सब चीज़ों को मनी में मैं कैलकुलेट करके एस्टिमेशन लगा सकता हूँ। हेंस दीज आर 4 डिफरेंट कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी दैट वी हैव अंडरस्टूड ओवर हियर। The last topic that we are having is concept of black money. ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, क्योंकि इन कंट्रीज़ में ब्लैक मनी एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया। अब होता क्या है ब्लैक मनी, काला धन, हम क्या क्या होता है एग्जैक्टली। अब कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट जब हमसे कुछ टैक्स चार्ज करती है, कोई भी तरीके का, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, जब भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करती है और लोग अगर टैक्स नहीं भरते हैं और वो जो पैसा एक्चुअली टैक्स के तौर पे भरना चाहिए था और वो पैसा उन्होंने टैक्स में न दे के अपनी जेब में रखा, वो पैसा ब्लैक मनी बनेगा। कई बार कुछ लोग कुछ इलीगल काम करते हैं, जैसे स्मगलिंग वगैरह करने का। अब आप किसी को बता तो नहीं सकते ना कि आप स्मगलिंग कर रहे हो और ये जो कमाया आपने स्मगलिंग करके कमाया। कुछ लोग रिश्वत वगैरह लेते हैं तो इसका भी कोई हिसाब नहीं होता है। तो ये सारे पैसे क्या बन जाएंगे, दीज आर ऑल रिगार्डेड एज अ ब्लैक मनी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री में। ब्लैक मनी को हम लोग कई बार पैरेलल इकोनॉमी भी बोलते हैं। यू कैन सी दिस वर्ड पैरेलल इकोनॉमी। उसका मतलब एक इकोनॉमी जो होती है वो वाइट मनी की होती है, जिससे लोग कमाते हैं और टैक्स भरते हैं, और उसके सामने सामने जो इकोनॉमी चलती है इज़ कॉल्ड एज अ ब्लैक मनी, विच इज़ यहाँ पे लोग टैक्स पे नहीं करते, इसलिए ये पैरेलल इकोनॉमी है। वाइट के सामने ब्लैक चल रहा है, इसलिए इट इज़ अ पैरेलल इकोनॉमी। और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लाता है। जो लोग मेहनत करते हैं, सरकार को टैक्स पे करते हैं, उन लोगों के कंपैरिजन में जो ब्लैक मनी होल्डर्स होते हैं, जो कमाते हैं लेकिन टैक्स पे नहीं करते, तो ये एक तरीके की नाइंसाफ़ी हो जाती है जो लोग टैक्स भरते हैं उनके खिलाफ। और गवर्नमेंट को भी तो नुकसान है ना इसका, कि गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो पैसा गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकती थी, वो पैसा तो सरकार को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो टैक्स में पे ही नहीं किया गया है। और इसीलिए सरकार ने 2016 के नवंबर में डीमोनेटाइजेशन किया था इंडिया में, जिसमें जो ब्लैक मनी होल्डर्स है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो और ब्लैक मनी जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने जो 1000 की जो नोट्स थी, 500 रुपीज़ की जो पुरानी नोट्स थी, इन सब नोट्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ताकि जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं उनका पता लगाया जा सके और जो ईमानदारी से लोग काम कर सकते हैं या फिर जो काम करते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है।
जो पूरा का पूरा मनी का हमने कवर अप किया है। इंट्रोडक्शन जो मनी का था, अगर आप लोगों ने अभी भी उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है, तो प्लीज़ वो देखें और मनी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करें, इसको शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।